जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सोशल साइंस, समाजशास्त्र। ठीक है, बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर, जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में होने वाला है। पेपर का नाम मस्ट है दोस्तों, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका पेपर का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। यह क्लास दूसरा है। ठीक है, इसके पहले जो एक क्लास हुआ है उसके वीडियो का लिंक या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद इसे आप देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। देखिए 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, अनुसंधान के विषय का मूल्यांकन किया जाता है व्यवहार्यता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, व्यवहार्यता और उपयोगिता दोनों आधारों पर, न तो व्यवहार्यता न ही उपयोगिता के आधार पर। तो दोस्तों यह दोनों पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, व्यवहार्यता और उपयोगिता दोनों ही आधारों पर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बैकन ने अभिनति के एक स्रोत के रूप में नहीं किया है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आइडल्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, आइडल्स ऑफ द कम्युनिटी अभिनति एक स्रोत के रूप में इसे बैकन ने उल्लिखित नहीं किया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक हैं पीवी यंग है, सेल्टीज और अन्य है, या फिर एंथनी गिडेंस है, या फिर गुडे और हैट है। तो याद रखिएगा, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक गुडे और हैट हैं। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, ब्रिस्टीड के अनुसार एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है आनुभाविक विधि पर, तर्कसंगत विधि पर, आनुभाविक और तर्कसंगत दोनों विधि पर, न तो आनुभाविक और न ही तर्कसंगत विधि पर। तो दोस्तों ब्रिस्टीड के अनुसार एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र आनुभाविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर आधारित है या निर्भर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित अनुसंधान अभिकल्पों में से कौन सा अत्यंत नमनशील है। प्रयोगात्मक अभिकल्प, गवेषणात्मक अभिकल्प, वर्णनात्मक अभिकल्प या कोई नहीं। तो दोस्तों अभिकल्प जो अनुसंधान अभिकल्प है इसमें अत्यंत नमनशील गवेषणात्मक अभिकल्प है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 6 है, तथ्य संकलन की किस प्रविधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग सम्मिलित है। तो दोस्तों तथ्य संकलन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा अवलोकन का प्रयोग सम्मिलित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सन की है, लुंडबर्ग की है, स्टुअर्ट चेज की, या फिर बर्नार्ड की है। तो दोस्तों यह कार्ल पियर्सन की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। कार्ल पियर्सन ने क्या कहा था, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था यह प्रश्न दोस्तों, आपका कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 65 हमें करने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 8 है, किसने कहा है कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है। तो यह गुडे एवं हार्ट जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्री अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया। पीवी यंग ने किया था, दुर्खिम ने, या कार्ल मार्क्स ने, या लिप्ले ने। दोस्तों सर्वप्रथम समाजशास्त्री अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग लिप्ले ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रश्नावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है, प्रश्नावली। ठीक है, बाकी इसे याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि प्राथमिक तथ्य के स्रोत कौन कौन से हैं, तो साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन और
आत्मकथा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, प्रश्नावली भरी जाती है। तो प्रश्नावली दोस्तों उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसे आप पढ़ेंगे तो स्वयं उसके उत्तर आपको पता हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नांकित में से किसके द्वारा पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस लिखी गई। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस। देखिएगा बुक से कम दोस्तों आपके बुक से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए है, सेल्टिज जहोदा एंड अदर्स ने इसे लिखा था। ठीक है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। दोस्तों इस पर मैं एक पूरी क्लास करा दूंगा। ठीक है, जितने भी सन वाले प्रश्न हैं, सन वाले प्रश्न और जो बुक्स वाले हैं, ठीक है, बुक्स वाले, इस पर मैं पूरी बुक में जितने भी लेखक और उसके कवि हैं, मैं उस पर एक क्लास करा दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है इसमें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, गूडे एंड हार्ट ने। ठीक है, एक बार और प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। तो गूडे एंड हार्ट ने। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उपसमूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, तो इसे संगणना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 14 का। ठीक है, एक बार और प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उपसमूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो उसे संगणना कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित प्राविधियों में से कौन सी साम्यवस्था निर्देशन प्राविधि है। आकस्मिक निर्देशन, अभ्यंश निर्देशन या दैव निर्देशन या निर्णय निर्देशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, दैव निर्देशन। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होती है। देखिए यहाँ भी निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, साक्षात्कार अनुसूची या सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली या प्रक्षेपी विधि। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राविधि सर्वेक्षण शोध में प्रक्षेपी प्रविधि का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग आधारित है निगमनात्मक विधि पर, आगमनात्मक विधि पर, निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधियों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधियों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। शोध पत्रिका, जनगणना प्रतिवेदन, अप्रकाशित शोध प्रबंध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, अप्रकाशित शोध प्रबंध, यह द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें 18 का। यह भी निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, निगेटिव क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं। जो भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार है दोस्तों, वह किसके अंतर्गत आते हैं। पेटेंट के अंतर्गत, ट्रेडमार्क के अंतर्गत, कॉपीराइट के अंतर्गत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, ट्रेडमार्क्स एक्ट कब पारित किया गया। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में पारित किया गया। ठीक है, आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे कि ट्रेडमार्क्स क्या होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ट्रेडमार्क्स इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह अधिनियम है। यह 1999 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, ट्रेडमार्क्स का अगर पूछेगा दोस्तों, ट्रेडमार्क्स का संक्षिप्त नाम क्या है, यदि आपके एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा, व्यापार चिन्ह अधिनियम। ठीक है, अगर पूछेगा कि ट्रेडमार्क को भारत में कब लागू किया गया था, तो यह 1999 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क में क्या अंतर है। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट पढ़ेंगे और ऊपर अभी आप पढ़े हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
कॉपीराइट को साहित्यिक और कलात्मक कार्यों जैसे पुस्तकों और वीडियो के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क को दोस्तों क्यों तैयार किया जाता है? ट्रेडमार्क उन वस्तुओं की सुरक्षा करता है जो किसी कंपनी ब्रांड को परिभाषित करने में मदद करती है, जैसे कि उसका लोगो, ठीक है दोस्तों। जैसे MRF का लोगो हो गया, MRF जो टायर है, जो विराट कोहली अपने बैट पर लगाकर खेलते हैं MRF टायर का, ठीक है, उस लोगो की सुरक्षा ट्रेडमार्क करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों भारत में पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1970 में पारित हुआ था, ठीक है। पेटेंट अधिनियम 1970 में आया था। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पेटेंट अधिनियम क्या है? तो दोस्तों पेटेंट बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक रूप है। यह किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो एक उत्पाद या प्रक्रिया के समान है। यह सामान्य रूप से कुछ करने या एक नया तरीका प्रदान करता है, ठीक है, या किसी समस्या एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा कि पेटेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पेटेंट का आविष्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिलिपो ब्रूनेलेस्की ने किया था पेटेंट का आविष्कार, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में 23 अध्याय और 162 धाराएं हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, भारतीय पेटेंट अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो 23 अध्याय हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में कितनी धाराएं हैं, तो 162 धाराएं हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है पेटेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पेटेंट दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपयोगिता, डिजाइन और संयंत्र, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। पेटेंट कार्यालय का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इसके अलावा कार्यालय चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई में भी स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, कॉपीराइट अधिनियम कब पारित हुआ? कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित हुआ। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। कॉपीराइट अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में कॉपीराइट कानून 1957 में पारित किया गया और पूरे देश में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य कॉपीराइट के मूल स्वामी की बेईमानी से की जाने वाली नकल से रक्षा करना होता है। जैसे क्या होता है दोस्तों, एक लोगो मान लीजिए है किसी कंपनी का, ठीक है, यह ओरिजिनल है और यह नकली सामान है। तो दोस्तों इस पर जो कंपनी का लोगो होता है, तो इस कंपनी के लोगों को इस सामान पर लगा करके लोग बेच देते हैं, ठीक है, उसे कॉपीराइट कहते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कॉपीराइट में कौन सी धारा लगती है? तो याद रखिएगा कॉपीराइट में धारा 63 लगती है, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर पूछेगा, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि कॉपीराइट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कॉपीराइट को हिंदी में दोस्तों प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट कहते हैं, ठीक है, या कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप होता है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, डिजाइन एक्ट पारित हुआ। दोस्तों भारत में डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ था? भारत में डिजाइन एक्ट सन 2000 में, ठीक है, डिजाइन एक्ट कब पारित हुआ? सन 2000 में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के आधार पर, बेची गई पुस्तकों की संख्या के आधार पर, या फिर प्रकाशित पुस्तकों की कुल लागत के आधार पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेची गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है, बेची गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर कॉपीराइट अनुबंध अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? खनन के आधार पर, कॉपीराइट के आधार पर, पेटेंट के आधार पर, या फिर लाइसेंसिंग के आधार पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कॉपीराइट के आधार पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस को कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सिनेमाटोग्राफिक फिल्म को, या एकीकृत सर्किट के लेआउट की प्रतिरूप को,
या ध्वनि रिकॉर्डिंग को या फिर एक नाटकीय कार्य को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। एकीकृत सर्किट के लेआउट प्रतिरूप को दोस्तों कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए ये भी निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछा है दोस्तों, ठीक है। कॉपीराइट अधिनियम को कब पारित किया गया था, इस तरह भी पूछ सकता है या इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह 1957 में पारित किया गया था, ठीक है। इसलिए मैंने दोस्तों दोनों आपको पढ़ा दिया ताकि आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चाहे कॉपीराइट आएगा तो भी 1957 होगा या प्रतिलिपि अधिकार होगा अधिनियम तो भी 1957 होगा, क्योंकि कॉपीराइट को हिंदी में प्रतिलिपि अधिकार कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गुड और हैड, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 29 है, सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है। सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता होती है दोस्तों चर के बीच संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शोध परिकल्पना या अनुसंधान का सार होता है या फिर अनुसंधान प्रतिमान होता है या अनुसंधान रेखा होता है। तो दोस्तों उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। तो जिसमें दोस्तों अनुसंधान किया जाता है उसे अनुसंधान रेखा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।